लोग ओशो को भगवान मानते थे, इसलिए तनाव, खिंचाव। क्या वो सच में भगवान थे? Every kind of creative art he wants here, paintings. पीछे की तरफ खींचता है पशुओं का लोभ, पक्षी वृक्षों का, नदी पहाड़ों का लोभ। आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है दुनिया के सबसे चर्चित आध्यात्मिक गुरु। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं ओशो के बारे में। ये वो आध्यात्मिक गुरु था जिसने सारी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। बड़ी बड़ी सरकारें इससे डरने लगी थी। Bhagwan Sri Rajneesh, easily the most controversial figure in Oregon. And on the Rajneeshi. और इनकी बातें सुनकर लोग इनके ही होकर रह जाते थे। बहुत सारे लोगों ने अपना तमाम जीवन छोड़कर इसके आश्रम में शरण ले ली। और अगर बात करें तो अमेरिका के प्रेसिडेंट तक उसकी बातें सुनकर हिल गए थे। उसकी फैन फॉलोइंग इस हद तक बढ़ चुकी थी कि लोग उसके लिए जान देने तक तैयार हो जाते थे। You should care only about one thing, that you are happy. और इसलिए बड़ी बड़ी सरकारें उससे डरने लग गई थी। ओशो के पास इतनी महंगी महंगी गाड़ियां थी जिसके बारे में कोई आम इंसान सोच ही नहीं सकता। उसके पास 100 के करीब रोल्स रॉयस गाड़ियां थी, लेकिन उसका ये टारगेट 365 तक जाना। हर दिन वो एक नई रोल्स रॉयस में जाए, उसके मन में ये चल रहा था। लेकिन ये बात उसकी पूरी नहीं हो सकी। माना जाता है कि ओशो ने 1 लाख से ज्यादा किताबें पढ़ी थी, जिस कारण उसका दिमाग इतना ज्यादा चार्जित हो चुका था कि वो हर किसी को अपनी बातों में लगा लेता था। वो हर दिन कम से कम 3 किताबें पढ़ता था। और उसके पिता मजाक में कहते थे कि पहले हमारे घर में एक लाइब्रेरी हुआ करती थी और अब एक लाइब्रेरी में हमारा घर है। ओशो का जन्म मध्य प्रदेश के कुशवाड़ा नामक गांव में 1931 में हुआ और उसके पिता का नाम बाबूलाल और माता का नाम सरस्वती जैन था। ओशो का असल नाम चंद्रमोहन जैन था और बाद में ये नाम चेंज कर आचार्य रजनीश भी रखा गया। ओशो ने खुद किताबें लिखी, लेकिन उनके प्रवचनों को किताब में तब्दील कर दिया गया। अनोखा गुरु और संभोग से समाधि तक किताब ने लोगों को हिलाकर रख दिया। अगर आप इन किताबों को पढ़ते हैं तो आपका सोचने का नजरिया चेंज हो जाएगा। ओशो जन्म से ही एक साधारण बच्चे की तरह नहीं था। वो 3 दिन कुछ नहीं बोला, जिसकी वजह से उसके घर वाले परेशान हो चुके थे। वो अपने घर वालों की ज्ञानी जात थी। कुछ साधु उसके बारे में यहाँ तक बोल चुके थे कि हर 7 साल बाद इसके बनने का योग्य है, ये मर सकता है। और ये भी बोला कि अगर ये 21 साल की उम्र पार कर गया तो ये एक बहुत बड़ा ज्ञानी बन जाएगा। ऐसी बातें सुन के 14 साल की आयु में उसने मंदिर में बैठकर मरने की वेट की, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। जो छोटे थे तो अपनी नानी के पास रहते थे, तो वहाँ पे एक पीपल के पेड़ के साथ इसका बहुत लगाव था। और ओशो का खुद का भी यही कहना था कि जितना लगाव उसका इस पीपल के पेड़ के साथ है उतना किसी के साथ नहीं। और आज तक जितने भी गुरु ज्ञानी हुए हैं उनको जो वो ज्ञान मिला है किसी न किसी पेड़ के नीचे बैठकर ही मिला है। वैसा ही ओशो के साथ भी हुआ। 21 साल की उम्र तक जाते उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और ओशो ये सोचते कि आज के नवयुग में मन को कैसे बढ़ा जा सकता है और कैसे साधा जा सकता है। वो नहीं चाहते थे कि आज से 100 साल पहले वाला तरीका अपनाया जाए जिसमें कोई सन्यासी बनकर घर छोड़कर चला जाता था। Religions don't have any reason to exist in the world. उसका कहना था कि हर तरह का खाना खाकर भी आप प्रभु को पा सकते हो, वो भी घर में रहकर। ये कारण भी बना कि दुनिया के बड़े बड़े धर्म गुरु इसके खिलाफ हो गए। लेकिन लोगों को ओशो के समझाने का तरीका अच्छा लगने लगा और लोग उनके पैरोकार बनने लगे। ओशो ने ये समझाया कि आप यहाँ रहते हो, जिस फैमिली में रहते हो वहाँ रहकर भी सन्यासी बन सकते हो, वहाँ रहकर भी आप भगवान को पा सकते हो। ओशो ने इसके पीछे बहुत सारी रिसर्च की थी, क्योंकि उसने इतनी किताबें पढ़ ली थी कि उसको इस बात का पता चल गया था कि ये घर में रहकर भी भगवान को पाया जा सकता है। 15 साल ओशो ने इतना पढ़ा, इतना ज्ञान प्राप्त किया कि उसके बाद जब वो प्रवचन करने लगे तो लोगों की भीड़ बनने लगी। लोग उनके प्रवचन सुनने के लिए भीड़ में इकट्ठे होने लगे और ओशो को सुनने के लिए बहुत सारे लोग एकत्रित होने लगे और जहाँ भी जाते लोगों की भीड़ पड़ जाती। शादी के बारे में इनका कहना था कि वे पंछी के आलने की तरह है जिसमें अंडे दिए जाते हैं। इस बात पे कंट्रोवर्सी होना तो लाजमी था। लोग बहुत सारे इसके खिलाफ भी हुए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसको समझा भी। उन्होंने संभोग को भी ये बताया कि मोक्ष प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है। उन्होंने अपनी 100 से ज्यादा मेडिटेशन ट्रिक्स बनाई जो लोगों के बहुत सारी काम हुए। ओशो ने सारे धर्मों के बारे में पढ़ा और उनमें से जो नॉलेज मिल रही थी उनको लोगों के सामने रखा। और लगभग सारे धर्मों का यही कहना था कि अगर आपने चेतना को जगा लिया तो आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ओशो ने MA इन फिलॉसफी की और गोल्ड मेडलिस्ट रहकर ये पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद उन्होंने संस्कृत कॉलेज में एज ए प्रोफेसर जॉब की।
ज़्यादा टाइम ये वहाँ पर नहीं टिक सके क्योंकि तर्क के सामने बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर फेल हो जाते थे, जिस कारण वो लोग ओशो से चिढ़ने लग गए। कई बार लोगों में ज्ञान तो होता है लेकिन वो इगोइस्टिक हो जाते हैं, यही वजह ओशो को झेलनी पड़ी। कई बार उनकी ट्रांसफर कर दी जाती क्योंकि ओशो का तर्क इतना स्ट्रांग था, कोई भी उसके आगे टिक नहीं सकता था। उसके बाद ओशो ने सोच लिया कि वो पढ़ाएंगे तो सही लेकिन किसी कॉलेज में नहीं, वो दुनिया में बढ़ाएंगे। 1966 से उन्होंने एक आध्यात्मिक टूर लिया। जैसे ही लोगों को इन्होंने समझाना शुरू किया, धीरे धीरे इनके साथ लोग जुड़ते गए और इसका काफिला बहुत बड़ा हो गया और ओशो को मानने वालों की गिनती अलग ही हो गई। जिसके बाद वो आचार्य रजनीश बन गए। इसके बाद उन्होंने बहुत सारे लेक्चर दिए और बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ा और लोग खींचे चले आए इनकी तरफ। बड़े बड़े लोग ओशो से सलाह लेने आते थे। ओशो इतने फेमस हो चुके थे लेकिन अभी भी उन्होंने इतना पैसा नहीं जोड़ा था जितना वो चाहते थे। उस समय में जब ओशो ने कह दिया था कि आपको घर छोड़ने की जरूरत नहीं, आप घर में रहकर भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो, वो भी फैमिली में रहकर, तब बहुत सारे धर्मगुरु उनके खिलाफ हुए क्योंकि वो चाहते थे कि ऐसा नहीं हो सकता जैसा ओशो कह रहे हैं। और धर्मगुरुओं को कहना था कि पहले धर्म से जुड़ना पड़ेगा, उसके बाद आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ओशो का कहना था कि ऐसा नहीं, खुश रहकर भी मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है, ये भी एक टेक्निक है। इसके बाद महात्मा गांधी भी उनके साथ नाराज हो गए, लेकिन ये महात्मा गांधी के साथ पहले से ही नाराज थे। ओशो का महात्मा गांधी के बारे में ये कहना था कि वो हिंसावादी नहीं अहिंसावादी है। ओशो ने इतनी ज्यादा किताबें पढ़ी हुई थी कि उनका तर्क इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था। ओशो को 20th सेंचुरी का सबसे ज्यादा किताबें पढ़ने वाला इंसान माना जाता था, जिसके लिए उसका तर्क बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। और एक बात समझने वाली ये भी, जब इंसान को हर चीज का ज्ञान हो जाता है तो वो मोक्ष की तरफ जाता है। वही ओशो के साथ भी हुआ। उन्होंने इतना ज्यादा पढ़ लिया था, उनको इतनी ज्यादा नॉलेज हो चुकी थी कि वो मोक्ष की तरफ जाना चाहते थे और वहां पर पहुंच भी गए थे और लोगों को समझाना शुरू कर दिया था मोक्ष प्राप्त करने के लिए कोई घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं, आप घर में रहकर भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मोक्ष के 4 युग हैं और ज्ञान युग के बाद आप मोक्ष की तरफ जा सकते हैं क्योंकि आपको इस बात का ज्ञान हो जाता है कि मोक्ष कैसे प्राप्त करना है, उसके बाद आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। अगर आपको किसी चीज में ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, कोई आपके साथ तर्क नहीं कर सकता क्योंकि आप उसके बारे में फुल ऑफ नॉलेज है। इसके बाद ओशो कंट्रोवर्सी में रहने लगे और वो 1970 में मुंबई चले गए। इनके स्टूडेंट बाहरली कंट्रियों से इंडिया आने लगे इनको मिलने के लिए। बड़े बड़े फिलोसफर, डॉक्टर इनको मिलने के लिए आने लगे दूर दूर से और अब इनको जरूरत थी एक आश्रम की जहां बैठकर ये सबको मिल सकते। और उनकी एक सेक्रेटरी एक वार्योका लक्ष्मी नामक लड़की बनी जो बाहरली कंट्री से थी और जिनकी पॉलिटिकल कनेक्शन भी बहुत स्ट्रांग थे, जिसके कांग्रेस में इंदिरा गांधी के साथ बहुत अच्छे कनेक्शन थे। ओशो मुंबई में शिफ्ट हो जाते हैं लेकिन ज्यादा समय मुंबई नहीं रहते क्योंकि यहाँ रहकर उनकी सेहत ज्यादा अच्छी नहीं रहती। इसके बाद उन्होंने नेचर के पास रहने का निर्णय लिया, जिसके बाद वो पुणे में शिफ्ट होते हैं। 1974 से 1981 तक वहाँ पर रहते हैं और यहाँ रहते ही वो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं। वो चाहे आश्रम की कंट्रोवर्सी हो, वो चाहे पॉलिटिकली कंट्रोवर्सी हो, जहाँ पे सुबह उठते डायनेमिक मेडिटेशन होती थी और 8 बजे ओशो का लेक्चर होता था जो कि बहुत ही ज्यादा लोगों को पसंद करता और इस वजह से ही लोग ओशो के फैन बने। लोगों को अलग अलग तरह की थेरेपी दी जाती थी। ओशो सेक्सुअल माइंड की तरफ बहुत तरजीह देते थे। इस वजह से कुछ लोग ओशो के आश्रम को अयाशी का अड्डा भी बोलने लगे थे, जिसका कारण यह है कि ओशो के आश्रम में हर किसी को खुली छूट थी कि अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता था। और यहाँ पर ही ओशो ने यह कहा था कि इंसान को शादी नहीं करवानी चाहिए, ये इंसान को गुलाम बनाती है और ये खुली छूट होनी चाहिए कि इंसान किसी के साथ भी रह सकता है अपनी मर्जी के साथ। इसलिए उसके आश्रम में कुछ लोग निर्वस्त्र ही घूमते रहते थे और अपनी मर्जी से पार्टनर ढूंढ लेते थे। भी कहा जाता है कि जो उस आश्रम में रहते थे वो एक मंथ में 90 बार संभोग करते थे। उसके आश्रम में उसके स्टूडेंट्स की गिनती एक साल में लगभग 1 लाख के करीब हो गई थी। यहाँ पर ही ओशो ने यह कहा था कि धार्मिकता एक जाल है जो इंसान को आगे बढ़ने से रोकता है। ओशो का कहना था कि हम हजारों साल पहले वाली रीति रिवाजों को मानते हैं, हम उस जमाने में रह रहे हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चुकी है, फिर हम क्यों उस पुराने को मानते हैं। उसकी कही हर बात ठोस होती थी, उसमें माफ करना या मुझसे गलती होगी ऐसा कुछ भी नहीं होता था, ना ही वो कभी ऐसा लफ्ज यूज करता था जो उसके ठोस व्यक्तित्व को दर्शाता है। ओशो की इतनी बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी के कारण सरकार भी उस पर नजर रख रही थी और ओशो के आश्रम में बहुत सारे बाहरले देशों के लोग आने लगे थे, जिस वजह से ओशो का आश्रम भी छोटा पड़ रहा था। अब ओशो को जरूरत थी बहुत बड़ा आश्रम बनाने की, यहाँ पर बहुत सारे लोग और रह सकते हैं। इसके बाद वो प्लान करते हैं कि वो पुणे वाला आश्रम जो छोटा लग रहा है उसको छोड़कर वो अमेरिका चले जाएंगे और वो 1981 में अमेरिका चले जाते हैं। वहां जाकर वो 3.5 साल के लिए मौन व्रत रख लेते हैं और जो उनकी सेक्रेटरी थी जिसका नाम वार्योका लक्ष्मी था, उसका नाम चेंज करके शीला सिल्वरमैन रख दिया जाता है और आश्रम में कपलेबाजी के दोष इन पर ही लगते हैं। ये अमेरिका में एक जगह ढूंढते हैं, ऑरेगन, जो सारा एरिया रेगिस्तान होता है और कुछ फॉरेस्ट एरिया इसमें आता था। ओशो के विज़े में ये बताया गया था कि वो बाहरले देश में अपना इलाज करवाने जा रहे हैं और वहाँ जाकर वो अपना डेरा बनाना शुरू कर देते हैं। इसके लिए कंस्ट्रक्शन शुरू होता है। धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है और बहुत सारी इंडस्ट्री, बहुत सारे पॉलिटिक्स, बहुत सारे डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसमें बहुत सारे भक्तों का पैसा भी लगता है। जो ओशो को मानने वाले हैं वो भी इसमें बहुत सारा पैसा डोनेट करते हैं। ये इतनी बड़ी जगह थी जहाँ पर एक शहर बन सकता था और धीरे धीरे यहाँ पर
उनके मानने वालों को लाना शुरू किया। धीरे धीरे उनके भक्तों की गिनती 20,000 हो गई और वहाँ पे अब बिल्डिंग्स बननी शुरू हो गई थी। ओशो के फॉलोवर में से इंडिया से ज़्यादा बाहर के फॉलोअर्स थे। जो वेस्टर्न कंट्री के फॉलोअर थे वो ज़्यादा थे। ओशो का सारा काम माँ शीला देखती थी और जो साम्राज्य बन रहा था वो सारा शीला के अंडर बन रहा था और बहुत बड़ा साम्राज्य बनने जा रहा था। अब ये बहुत बड़ा शहर बन गया था जिसका नाम रजनीशपुरम रखा गया था और यहाँ के लोगों ने रेफरेंडम भी किया और वोटिंग की इसको एक शहर का दर्जा दे दिया जाए। पर उसके पास में एरिया में रहने वाले लोगों को ये बात पसंद नहीं थी। तब रोनाल्ड रीगन की सरकार थी जो इस बात से बहुत परेशान थी और अमेरिकन गवर्नमेंट इस बात से डरती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग उनके खिलाफ खड़े हो जाएं। इस बात के लिए वो चाहती थी कि इसको जल्दी से जल्दी निपटाया जाए क्योंकि उस टाइम कुछ बातें ऐसी भी सामने आ रही थी कि वहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। उनमें सैनमिनीला ड्रग इंजेक्ट किया जाता था और इसलिए ओशो को गिरफ्तार किया जाता है। जब उससे पूछताछ की जाती है तो ओशो अपना मौन व्रत तोड़ता है। तब पता चलता है कि ओशो को इसके बारे में कुछ नहीं पता। ओशो बोलता है कि शीला जो उसका सारा कुछ संभालती है उसने उसको धोखा दिया है और ओशो को भी मारने की साजिश की गई थी। इसका कारण शायद ये हो सकता है कि उसके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी थी। ओशो के पास रोल्स रॉयस की 100 गाड़ियाँ थी और वो 365 गाड़ियाँ लेने चाहते थे ताकि हर दिन के लिए एक गाड़ी वो यूज़ कर सके। आम आदमी एक गाड़ी रोल्स रॉयस नहीं ले सकता, लेकिन ओशो को ये सारी गाड़ियाँ गिफ्ट हुई थी। ओशो बहुत अच्छे विचार थे और बहुत सारे लोग उनके पीछे भी चलते थे, लेकिन जब उनके साथ वाले लोगों की आँख उनकी प्रॉपर्टी पर आ गई तो ये सारा काम ख़राब होना शुरू हो गया क्योंकि उस टाइम तक ओशो बहुत ज़्यादा अमीर बन चुके थे। और जब अथॉरिटी ने ये देखा कि ये शहर बहुत जल्दी से बढ़ रहा है और इसकी ग्रोथ बहुत जल्दी हो रही है तो वो इस बात को कोर्ट में ले गए ताकि इसको जल्दी से जल्दी रोका जा सके। और इसी शहर में कुछ बेसमेंट बनाए जा रहे थे जिसको न्यूक्लियर बेसमेंट कहा गया है। और ये क्यों बनाए जा रहे थे, इसकी जो बात सामने आती है वो ये है कि ओशो इस बात से चिंतित थे कि आबादी बहुत जल्दी से बढ़ रही है। उसका मानना था कि 3rd वर्ल्ड वार शुरू होने वाला है और 1990 तक सारी दुनिया तबाह हो जाएगी। लोगों को कहा गया था कि वो यहाँ आकर रह सकते हैं जहाँ पर उन्होंने बेसमेंट बनाए हुए हैं और बच सकते हैं। ये सारी बातें ओशो के बिहाफ पे शीला बोलती थी क्योंकि उस टाइम ओशो मौन व्रत पे थे। मगर ये बात कितनी सच्ची थी ये वो दोनों ही जानते थे। ओशो चाहते थे कि सारी दुनिया में एक सरकार हो और कोई बॉर्डर ना हो, अपनी मर्जी से कोई कहीं भी आ जा सके, सारे हथियार एक जगह पर होंगे और बॉर्डर भी खुले होंगे तो कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। अगर उसकी ये बात ज़्यादा लॉजिकली नहीं लगती। अथॉरिटी को इस बात का डर था कि अगर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं तो इन पर सरकार कुछ नहीं कर सकेगी। इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसके बाद इनके शहर पर रोक लगा दी जाए। जब इतना कुछ हो जाता है शीला अपने बंदों के साथ वहाँ से निकल कर यूरोप चली जाती है और सारी बात आ जाती है ओशो के सर पर। ओशो ये कहकर खुद को बचाते हैं कि उनको इसके बारे में कुछ नहीं पता, जो भी किया है वो शीला ने किया है। सारा ब्लेम शीला को दे देते हैं। कोर्ट उनको देश छोड़ने का ऑर्डर दे देती है और 5 साल का बैन लगा देती है। ये सोचती है कि जब ओशो को पकड़ने जाएंगे तो उसका इतना बड़ा साम्राज्य है और इसके लिए दंगे हो सकते हैं और उनको मौका मिल जाएगा उसको पकड़ने के लिए और एक्शन लेने के लिए। मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता वहाँ पे।